हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास में थर्ड सेमेस्टर से आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र पहला है। इसकी हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी थर्ड यूनिट कंप्लीट करेंगे, जिसका टॉपिक है ब्रिटिशकालीन भारत की आर्थिक नीति एवं प्रशासनिक नीति। लिटन, रिपन, कर्जन एवं अफगान नीति को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरी यूनिट। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन की आंतरिक नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके प्रशासनिक कार्य किस कारण से भारतीयों के असंतोष का कारण बने? लॉर्ड लिटन के प्रशासन संबंधी सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। लिटन का समय आंतरिक एवं विदेशी दोनों ही दृष्टियों से रोचक एवं परिणाम रहित रहा है। आंतरिक दृष्टि से इसने भारतीयों के प्रति जो नीति अपनाई, उससे भारत में असंतोष बढ़ा, यद्यपि उसने राष्ट्रीय भावना की प्रगति में अवश्य सहायता पहुंचाई। विदेशी नीति की दृष्टि से उसके समय का द्वितीय अफगान युद्ध निरर्थक सिद्ध हुआ था। आंतरिक नीति की दृष्टि से लॉर्ड लिटन ने काफ़ी उत्साह से कार्य किया था। व्यापार, अर्थव्यवस्था, शासन प्रबंधन, अकाल के प्रबंधन आदि की दृष्टि से इसने निम्नलिखित कार्य किए थे। पहले आते हैं आंतरिक नीति में। लॉर्ड लिटन स्वतंत्र व्यापारिक नीति का समर्थक था। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन उस समय उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से संपूर्ण संसार का नेतृत्व कर रहा था एवं स्वतंत्र व्यापार की नीति उसके हित में थी। भारत में ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, उससे बने हुए माल को अच्छा बाजार प्राप्त होता था। उस कारण से भारत का स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाना ब्रिटेन के उद्योग एवं व्यापार के हितों में था। ब्रिटेन के व्यापारी भारत सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न आयात निर्यात करों का विरोध कर रहे थे। अंत में भारत सचिव के आदेश और अपनी सम्मति से लॉर्ड लिटन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया और प्रायः 29 विषयों से आयात निर्यात कर समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार ब्रिटेन के हित की पूर्ति के लिए भारत के हित का बलिदान कर दिया गया। आर्थिक सुधारों की दृष्टि से लॉर्ड लिटन ने लॉर्ड मेयो के प्रांतों को आर्थिक अधिकार देने की नीति का अनुकरण किया। लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रांतीय सरकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। लॉर्ड लिटन ने इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया। प्रांतों को लगान, स्टैम्प, कानून, न्याय आदि कुछ विषयों पर स्वेच्छा से व्यय करने का अधिकार दे दिया। इस व्यय की पूर्ति के लिए उन्हें कुछ एक करों का कुछ भाग देने का व्यवस्था भी की गई थी। भारतीय नरेशों से नमक कर या नमक बनाने का अधिकार छीनकर केंद्रीय सरकार को दे दिया गया और नमक के अवैध व्यापार को रोकने हेतु संपूर्ण भारत में नमक पर समान कर लगाया गया। सन 1876 से 1878 के समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा। मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत का अधिकांश भाग इस अकाल से ग्रस्त हो गया। इस अकाल में लाखों व्यक्ति मारे गए और सरकार ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए जो व्यवस्था की थी वह पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई। 1878 में अकालों की व्यवस्था की जांच के लिए स्ट्रेची आयोग सर रिचर्ड स्ट्रेची के सभापतित्व में एक कमीशन की नियुक्ति की गई। इनकी सिफारिश की कि अकाल के समय पर परिश्रम करने योग्य व्यक्तियों को कार्य देना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में एक स्थायी अकाल फंड की स्थापना होनी चाहिए। विभिन्न स्थानों पर रेलवे, नहरों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे अकाल की संभावना कम हो सके। अकाल पड़ने पर वहां शीघ्र सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। 1876 में सम्राट पद कानून के अंतर्गत रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी का पद प्रदान कर दिया गया। इसकी घोषणा हेतु लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक बड़े दरबार का आयोजन किया। दरबार की शान शौकत पर अत्यधिक धन व्यय किया गया, वह भी उस समय जबकि भारत के अधिकांश भागों में गंभीर अकाल पड़ रहा था। इससे भारत में शीघ्र असंतोष हुआ। उसी समय से लाला लाजपत राय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपना जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया।
1878 में प्रेस एक्ट के द्वारा लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया, जिसके कारण प्रत्येक भारतीय प्रेस को सरकार के पास सुरक्षा धन जमा करने के लिए कहा गया। एक मजिस्ट्रेट को किसी भी ऐसे समाचार पत्र का प्रदर्शन बंद करने का अधिकार दे दिया गया जिसमें छपने वाली खबरों में राजद्रोह एवं नागरिकों में असंतोष की आशंका हो। वह भारतीय नागरिकों के विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर एक बड़ा आघात था। उस समय तक भारत में ऐसे अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे जो कि शासन एवं अंग्रेजों के व्यक्तिगत व्यवहार की अवहेलना करते थे। इससे अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत का निर्माण करने में सहायता होती थी। लॉर्ड लिटन ने इसी कारण से इस कानून के द्वारा इस स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। 1878 में एक शस्त्र कानून बनाया गया जिसके द्वारा भारतीयों को बिना सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए किसी भी प्रकार के हथियार रखने, खरीदने या बेचने का अधिकार न रहा। इस कानून को तोड़ने वालों को अधिक से अधिक 7 साल की कैद एवं जुर्माने देने की सजा दी गई थी। यह कानून एंग्लो इंडियन एवं कुछ विशेष प्रकार के सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता था। इस अंतर से भारतीयों में शीघ्र असंतोष हुआ। फिर आती है सरकारी सेवाओं के विषय में भी लॉर्ड लिटन के समय से कुछ परिवर्तन किए गए थे। 1833 के कंपनी के आदेश पत्र द्वारा भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के और केवल योग्यता के आधार पर बड़ी बड़ी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा दी गई थी। 1853 में आदेश पत्र के द्वारा सरकारी सेना के उच्च पदों के लिए भी लंदन में एक परीक्षा की व्यवस्था की गई। इस प्रकार सिद्धांततः भारतीयों को उच्च से उच्च सरकारी सेवा में स्थान प्राप्त करने का अधिकार था। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं हो पाया था और न अंग्रेज सरकार इस बात को पसंद करते थे। लॉर्ड लिटन ने भारतीयों की इस सुविधा को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए। इसने भारतीयों के लिए एक पृथक सार्वजनिक सेवा की व्यवस्था की। प्रांतीय सरकारों की सिफारिश एवं भारत सचिव की स्वीकृति के पश्चात कुछ विशेष परिवारों के व्यक्तियों को इस सेवा के लिए इस सेवा में लिया जा सकता था। किसकी सिफारिश पर? तो प्रांतीय सरकारों की सिफारिश पर, और जो भारत सचिव है उसकी स्वीकृति के पश्चात कुछ ऐसे विशेष परिवार हैं जिनको इस सेवा में लिया जाता था। यह सेवाएं थीं स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज कहलाएं। यद्यपि लॉर्ड लिटन की यह घोषणा 8 वर्ष के पश्चात समाप्त कर दी गई, किंतु उस अवसर पर उसने भारतीयों को उच्च सेवाओं में प्रवेश करने से रोक दिया। इसी अवसर पर लंदन में होने वाली परीक्षा में बैठने वालों की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इससे भारतीयों के उच्च सेवाओं के स्थान प्राप्त करना कठिन हो गया। लॉर्ड लिटन ने उपयुक्त कार्य भारत की आंतरिक व्यवस्था हेतु किए और इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि उसे भारतीयों के प्रति अविश्वास था और इसका एकमात्र लक्ष्य उन्हें दबाकर अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा करना था। इसी कारण से उसके शासन से भारतीयों में तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड लिटन के वायसराय काल के कार्यों का वर्णन कीजिए और भारतीयों में उनकी लोकप्रियता का कारण बताइए। लॉर्ड रिपन भारत का अत्यंत लोकप्रिय वायसराय था, स्पष्ट कीजिए। अपने वायसराय काल के अंतर्गत रिपन द्वारा लाए गए उदार कदमों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। लॉर्ड रिपन के शासन संबंधी सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। फिर आता है लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 तक रहा, 4 साल। लॉर्ड रिपन का आगमन इंग्लैंड में उदारवादी सरकार की स्थापना के कारण हुआ था। रिपन स्वयं उदारवाद एवं सुधारवादी वायसराय था। उसे भारतीयों के साथ गहरी सहानुभूति थी। उसने साम्राज्यवाद नीति का त्याग करके हर क्षेत्र में उदारता की नीति अपनाई थी। वस्तुतः लॉर्ड रिपन अपने विविध सुधारों के कारण ही आधुनिक भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उनके सुधारों का विवरण इस प्रकार है। इन्होंने स्थानीय स्वायत्त शासन संबंधी सुधार किए थे, शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, वित्त संबंधी सुधार किए थे, श्रमिकों की स्थिति में सुधार, वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट की समाप्ति, एल्बर्ट बिल, इनके द्वारा किए गए कुछ सुधार थे। पहला सुधार आता है स्थानीय स्वायत्त शासन संबंधी सुधार। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली। उनका विचार था कि भारतीयों के लिए स्वशासन की शिक्षा आवश्यक है, इससे वे आगे चलकर अपने देश का शासन स्वयं चला सकते हैं। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है उन ग्रामों और नगरों के लोग अपने स्थान की शासन व्यवस्था का संचालन स्वयं करें। सन 1881 में रिपन ने एक प्रस्ताव पास कराया जिसके द्वारा प्रांतीय सरकारों को यह आदेश दिया गया कि वे अपनी धनराशि का पर्याप्त अंश स्थानीय संस्थानों को प्रदान करें, जिससे स्थानीय संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र के मामलों का स्वयं प्रबंध कर सकें। 1882 में रिपन ने घोषणा की कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के निर्माण का उद्देश्य लोगों को राजनीतिक एवं शासन संबंधी शिक्षा देना है। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक जिले में अनेक लोकल बोर्ड स्थापित किए गए। इन स्थापित बोर्डों का क्षेत्र इतना सीमित रखा गया कि जनता सुविधापूर्वक इनका संचालन कर सके। प्रत्येक बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत अधिक रखी गई थी और सरकारी अधिकारों की संख्या 1/3 से भी अधिक नहीं थी। स्थानीय बोर्डों के संगठन के लिए निर्वाचन की प्रथा का समर्थन किया गया था। सरकार को चाहिए कि वह सरकारी नियंत्रण स्थानीय संस्थाओं पर केवल बाहरी रूप से करे। सरकारों को चाहिए कि वह अंततः आवश्यक होने पर ही स्थानीय संस्थानों के मामले में हस्तक्षेप करे। स्थानीय स्वराज्य के क्षेत्र में अपने सुधारों के कारण लॉर्ड रिपन को देश में स्थानीय स्वराज का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं शिक्षा संबंधी सुधार। उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा सुधार के लिए भी लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। इनके द्वारा 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों से स्वयं को अलग रखा जाए। शिक्षा संस्थानों का कार्य योग्यता के आधार पर भारतीयों को दिया जाए। मुसलमानों में शिक्षा के विस्तार के लिए भी सिफारिश की गई। प्रारंभिक शिक्षा संस्थानों को राज्य के नियंत्रण में चलाए जाने का भी प्रस्ताव किया। प्रांतीय राजस्व का कुछ भाग शिक्षा के लिए व्यय किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। आयोग की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली और उनका पालन भी किया। नेक्स्ट आता है वित्त संबंधी सुधार। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वित्त संबंधी नई व्यवस्था की। राजस्व का 3 भागों में विभाजन कर दिया गया, साम्राज्यवादी, विभक्त एवं प्रांतीय। साम्राज्यवादी मद की आय केंद्रीय सरकार के लिए, विभक्त मद की आय केंद्र एवं प्रांतों में बंटवारा किया गया और प्रांतीय मद की आय का व्यय प्रांतों में किया जाना निश्चित किया गया। प्रांतीय बजट में होने वाले घाटे की पूर्ति केंद्रीय सरकार को करनी थी। फिर आते हैं श्रमिकों की स्थिति में सुधार। फैक्ट्री अधिनियम 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम स्वीकृत किया गया। इसके द्वारा भारतीय कारखानों में मजदूरों की स्थिति सुधार करने की व्यवस्था की गई। फैक्ट्री एक्ट के द्वारा यह नियम बनाया गया कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था के बालकों के लिए 9 घंटे से अधिक प्रतिदिन काम न लिया जाए। फिर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति। प्रेस की स्वतंत्रता। लॉर्ड रिपन ने लिटिन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करके प्रेस पर से सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। इससे भारतीय जनता में रिपन काफ़ी लोकप्रिय हो गए। नेक्स्ट आता है एल्बर्ट बिल, जो कि सबसे प्रमुख था। भारत में न्याय के क्षेत्र में यूरोपीय एवं भारतीयों में बहुत बड़ा भेदभाव था। रिपन इस भेदभाव को दूर करना चाहते थे। अभी तक भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय जाति के झगड़े का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। रिपन की काउंसिल के एक सदस्य सीपी एल्बर्ट ने एक प्रस्ताव रखा जो एल्बर्ट बिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रस्ताव में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय जाति के मामले पर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त होने की व्यवस्था थी। भारतीय लोगों ने इस बिल का स्वागत किया, किंतु यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध किया। यह विरोध इतना बढ़ गया कि अंत में इसे वापस लेना पड़ा। यह निर्णय किया गया कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय जूरी की सहायता से यूरोपियन को मुकदमा सुना सकते हैं। उपरोक्त सुधारों के अतिरिक्त लॉर्ड रिपन ने प्रयत्न किया
इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष कर दी जाए, परंतु काउंसिल ने इनका विरोध किया। वह भूमि कर की वृद्धि को रोकने का भी नियम चाहते थे, किंतु असफल रहे। और लॉर्ड रिपन निस्संदेह एक उदारवादी सुधारवादक वायसराय था। वह हृदय से भारतीय जनता का हित चिंतक थे। वह भारतीयों को शासन में उचित अवसर प्रदान करना चाहते थे, किंतु तत्कालीन अंग्रेज प्रशासकों ने रिपन के प्रयत्नों का विरोध किया। स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, उद्योग एवं प्रेस के क्षेत्र में लॉर्ड रिपन का योगदान महत्वपूर्ण रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन की अफगान नीति की प्रति महान आक्रमणता की नीति समझाइए। लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, नॉर्थब्रुक और लॉर्ड रिपन की अफगान नीति की चर्चा कीजिए। महान आक्रमणता की नीति से आशय, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो और नॉर्थब्रुक की अफगान नीति को महान आक्रमणता की नीति कहा जाता है। इस नीति का अर्थ है अफगानिस्तान के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना। यह नीति ऑकलैंड की अफगानों के मामले में हस्तक्षेप करने की अग्रगामी नीति फॉरवर्ड पॉलिसी की बिल्कुल विपरीत थी। इस नीति का तात्पर्य यह भी था कि रूस के साथ कुछ समझौता किए जाएं ताकि मध्य एशिया में रूस के फैलाव को रोका जा सके। आक्रमणता की नीति अपनाने के कारण, पहले आते हैं तीनों वायसराय को अफगानिस्तान संबंधी ज्ञान होना। दूसरा, इंग्लैंड की सरकारी नीति, 1857 का विद्रोह, रूस से समझौता होने की संभावना। तो आक्रमणता की नीति क्यों अपनाई? पहला आता है तीनों वायसराय को अफगानिस्तान संबंधी ज्ञान होना। आक्रमणता की नीति अपनाने का प्रमुख कारण लॉरेंस मेयो नॉर्थब्रुक को अफगानिस्तान के संबंध में पूर्ण ज्ञान था। लॉर्ड लॉरेंस अफगानों के स्वभाव से पूर्ण रूप से परिचित थे। वह जानते थे कि अफगान उस समय तक लड़ते रहेंगे जब तक उन्हें विजय का विश्वास रहेगा। हारने के पश्चात भी वह चुप नहीं रहने वाली जनजाति है। मेयो और नॉर्थब्रुक भी इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान रखते थे। फिर आते हैं इंग्लैंड की सरकारी नीति। इस समय इंग्लैंड की सरकारी नीति भी इसी पक्ष की थी। प्रथम अफगान युद्ध को सरकार दोहराना नहीं चाहती थी। 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति या विद्रोह से अभी अवकाश मिला था। अब सरकार इसी प्रकार के किसी अन्य झंझट में फंसना नहीं चाहती थी। रूस से समझौता होने की संभावना, इसी समय रूस से समझौते की संभावना थी। अंततः ब्रिटिश सरकार को अफगानिस्तान में कोई रुचि नहीं थी। अब आती हैं नीतियाँ। पहले आते हैं लॉर्ड लॉरेंस की नीति। दोस्त मोहम्मद 1863 में मर गए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी संतानों ने काबुल की गद्दी हेतु संघर्ष प्रारंभ कर दिया। दोस्त मोहम्मद अपने पश्चात शेर अली को शासक बनाने के इच्छुक थे। इस कारण से लॉर्ड लॉरेंस की सहानुभूति शेर अली के साथ थी, परंतु वह हथियार एवं सेना से शेर अली की मदद करना नहीं चाहते थे। ऐसा करके वह रूस को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान नहीं करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त अफगानों के स्वाभिमान एवं प्रवृत्ति के संबंध में लॉर्ड लॉरेंस को पूर्ण ज्ञान था। लॉर्ड लॉरेंस 1855 की उस संधि का ही पालन कर रहे थे जिसके द्वारा अंग्रेजों को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करना था। जब लॉरेंस के एक वकील ने अफगानिस्तान के उत्तराधिकारियों में से एक से मित्रता कर ली तो लॉरेंस उससे नाराज हुआ। दोस्त मोहम्मद के उत्तराधिकारियों में युद्ध चलता रहा, परंतु लॉरेंस ने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि इसमें कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई। अनेक शासकों में परिवर्तन में मान्यता संबंधी समस्याएं भी उठीं। फिर आती हैं लॉर्ड मेयो की नीति। 1869 में लॉर्ड मेयो लॉरेंस के स्थान पर वायसराय बने। यद्यपि शेर अली से मिलने की स्वीकृति सरकार लॉरेंस को दे चुकी थी, परंतु शेर अली के भारत में आने से पूर्व ही लॉरेंस इंग्लैंड चले गए। लॉर्ड मेयो और शेर अली की भेंट अम्बाला में हुई। मार्च 1869 में दोनों एक दूसरे से मिले। लॉर्ड मेयो ने शेर अली का राजकीय सम्मान से स्वागत किया।
शेर अली दोनों देशों के मध्य संधि एवं अंग्रेजों से अनेक आश्वासन चाहता था, परंतु लॉर्ड मेयो लॉरेंस की नीति पर चलने की नीति अपनाना चाहता था। अतः उसने कूटनीति से कार्य लिया और उसने शेर अली को गद्दी हेतु नैतिक समर्थन देने का वचन दिया। इसने शेर अली द्वारा चाही गई सहायता भी प्रदान करने का वचन दिया, परंतु उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस प्रकार की दी जाने वाली सहायता पाने पर अफगानिस्तान को कोई अधिकार ना होगा तथा सहायता कब दी जाएगी और दी जाएगी अर्थात नहीं, यह निर्णय अंग्रेजी सरकार का होगा। इस प्रकार एक ओर जहां इन्होंने शेर अली को मित्र बनाए रखा, इन्होंने कूटनीति से अपनी आक्रामकता की नीति स्पष्ट कर दी। बाद में इसने अफगानों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि कुछ व्यापारिक मामलों या व्यापारिक लाभ की बात में शेर अली और लॉर्ड मेयो में हुई, परंतु जहां शेर अली मित्रता की प्रशंसा में वापस काबुल लौटा, वहीं लॉर्ड मेयो को इस बात की प्रशंसा थी कि वह अफगानिस्तान में किसी भी झंझट में पड़ने से पूर्णतः बच गया, जैसा कि वह चाहता था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की नीति। नॉर्थब्रुक के पास भी शेर अली का दूत रूस के विरुद्ध सहायता मांगने आया, परंतु नॉर्थब्रुक ने भी मेयो के समान ही सहायता देने का वचन दिया। इसने पूर्ण आक्रामकता की नीति अपनाई और जब सरकार ने उससे यह नीति छोड़ने को कहा तो उसने पद छोड़ दिया, परंतु नीति नहीं छोड़ी। नेक्स्ट आता है लॉर्ड रिपन की अफगानिस्तान की नीति। ग्रेट ब्रिटेन के नए निर्वाचन में अनुदार दल की डिज़रायली के स्थान पर एक उदार दल का ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री बने। वह लिटिन की नीति का विरोधी थे, इसलिए लिटिन ने त्यागपत्र दे दिया। इनके स्थान पर लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। सन 1880 से 1884 तक यह इस पद पर रहे। रिपन ने लिटिन की अग्रगामी नीतियों का अनुकरण नहीं किया। उसने अबू रहमान को काबुल का आमिर मान लिया और पत्र व्यवहार से उसका समझौता कर लिया। रिपन के अनुसार पिशिन और सीवी के जिले अंग्रेजों के अधिकार में रहे। फिर जो विदेशी आक्रमण के समय अंग्रेजों ने अमीर को आर्थिक एवं सैनिक सहायता देने का वचन दिया। अब्दुल रहमान ने वचन दिया कि वह भारत सरकार की स्वीकृति के बिना किसी विदेशी शक्ति से कोई संबंध नहीं रखेगा। बाद में सन 1883 में अंग्रेजों ने अमीर को सहायता स्वरूप 12 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लॉर्ड रिपन ने उदार नीति का अनुसरण करके अफगानों के अंग्रेजों के प्रति असंतोष को समाप्त कर दिया। संक्षिप्त में कालांतर में अंग्रेजों को अफगानिस्तान के प्रति समय अनुकूल अवसरवादिता के अंतर्गत मध्यम मार्गी नीति का अनुसरण करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड लॉरेंस की अफगानिस्तान के प्रति शानदार आक्रामकता की नीति की समीक्षा कीजिए। लॉर्ड लॉरेंस की अनुपम हस्तक्षेप नीति के गुण एवं दोष का परीक्षण कीजिए। लॉर्ड लॉरेंस की अफगानिस्तान के प्रति महान आक्रामकता की नीति। सन 1863 में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात अफगानिस्तान में भीषण गृह युद्ध सन 1864 से 1868 तक प्रारंभ रही। यह युद्ध से लेकर लॉर्ड लिटिन के गवर्नर जनरल बनकर भारत आने तक लगभग 1863 से 1867 तक अवधि में अफगानिस्तान के प्रति जो नीति अपनाई गई थी उसे महान आक्रामकता की नीति या अनुपम हस्तक्षेप की नीति कहा गया है। इस नीति के प्रणेता गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉरेंस थे। लॉर्ड लॉरेंस की अफगानिस्तान संबंधी नीति की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहला आता है अफगानों के प्रति। लॉरेंस दृढ़ संकल्प वाला योग्य समझदार व्यक्ति था। पश्चिमी सीमा की समस्या के संबंध में लॉरेंस अपना अलग एक निश्चित मत था। वह शांतिपूर्ण उपायों से अफगानिस्तान में बिना हस्तक्षेप किए उसने अमीरों को अपना मित्र बना लिया। फिर आता है रूस के प्रति। रूस आक्रमण के संबंध में
लॉरेंस का यह मत था कि रूस और इंग्लैंड के बीच संधि द्वारा दोनों राज्यों के प्रभाव क्षेत्र का विभाजन कर दिया जाए, जिससे कि आगे भी उसके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अपना कदम ना उठा सके। पंजाब एवं सिंध के प्रति लॉरेंस पंजाब एवं सिंध के पश्चिमी प्रदेशों में रहने वाली विभिन्न अर्ध सभ्य जातियों को आंतरिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। लॉरेंस की इन जातियों के प्रति यह नीति थी कि उनको सभ्य बनाने की चेष्टा की जाए और जब वह आक्रमण करें तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएं। इन्होंने इस पहलुओं का संसाधन शांतिमय उपायों द्वारा करना उचित समझा। शेर अली को सहायता 1886 में इसने शेर अली को आर्थिक सहायता इसी उद्देश्य से दी कि वह अपने राज्य में संघर्ष का अंत कर अपनी शक्ति को दृढ़ एवं संगठित कर फारस एवं रूस से मुकाबला करने में समर्थ हो सके। इसके साथ साथ अंग्रेजों का मित्र बना रहे। वास्तव में उसकी इच्छा अफगानिस्तान को सशक्त बनाने की न थी, शक्तिहीन करने की, जो किसी भी समय रूस और फारस के सामने घुटने टेक दे, यह चाहते थे। लॉरेंस द्वारा आक्रामकता की नीति का क्रियान्वयन सर जॉन लॉरेंस ने युद्ध में किसी भी उत्तराधिकारी को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की। उसने पूर्णतः अपने अनिश्चित हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 1864 में इसने शेर अली को अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार कर लिया और किंतु जब 1867 में अफजल खान ने काबुल पर अधिकार किया तो शेर अली के अधिकार में हेरत एवं कंधार था, जिसमें अफजल खान को काबुल का शासक बना। शेर अली को कंधार एवं हेरात का शासक स्वीकार किया। जब शेर अली ने समस्त अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार किया और उसके पास 6000 पौंड और 35,000 हथियार उपहार स्वरूप भेजे, लॉरेंस ने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम अमीर के साथ कोई संधि नहीं चाहते, लेकिन हम इनकी स्वतंत्रता की रक्षा अवश्य चाहते हैं। यदि बाह्य आक्रमण का कोई भय होगा तो हम उसकी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रयत्न अवश्य करेंगे। महान आक्रामकता की नीति के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। लॉर्ड लॉरेंस की उपयुक्त कुशल कार्यहीनता की नीति के पक्ष एवं विपक्ष दोनों में ही मत प्रकट किए गए हैं। पहले आते हैं नीति के गुण या पक्ष में तर्क। सन 1855 से 1857 की संधियों का पालन करते हुए अंग्रेजों के लिए यह संभव नहीं था कि वह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। हस्तक्षेप करने से अफगानों के साथ संबंध बिगड़ते, अंग्रेजों के विरुद्ध अफगान विद्रोह करने की संभावना बढ़ जाती और संभवतः अफगानिस्तान फारस और रूस के प्रभाव में चला जाता। आक्रामकता की नीति का पालन करने से अंग्रेज सरकार अनेक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक एवं सैनिक कठिनाई, समस्याओं, धन एवं जन के अपव्यय से बच गई। यह नीति शांतिमय कूटनीतिक उपायों से रूस के आक्रमण, अफगान समस्या एवं उत्तर पश्चिमी सीमा समस्या का समाधान करना चाहती थी। यह नीति सतर्कता, सावधानी एवं अल्पव्यय की ओर अंग्रेजों के हित की थी। फिर आते हैं नीति के दोष एवं विपक्ष के तर्क। आक्रामकता की नीति के अनुकरण करने से अंग्रेज सरकार अफगानिस्तान में अंग्रेजों का एक बलशाली मित्र शासक स्थापित नहीं कर सकी। दूसरा, इस नीति के कारण अफगान शासक सरदार अंग्रेजों को शंका, संदेह और भय की दृष्टि से देखते थे, जिससे अफगानिस्तान एवं अंग्रेज सरकार के बीच वास्तविक और मैत्री संबंध में कठिनाई हुई। इस नीति का अफगान सरदार एवं शासक अंग्रेजों की उदासीनता, सतर्कता की नीति मानते थे। फिर आता है फोर्थ, ग्रेट ब्रिटेन, मध्य एशिया, अफगानिस्तान में परिवर्तित परिस्थिति में इस नीति का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं था। अंग्रेजों की मुख्य रूप से रूस का भय था, पर उससे पूर्व की ओर निरंतर बढ़ते हुए कदम को रोकना इस नीति से संभव नहीं हुआ।
फिर आते हैं लॉरेंस की नीति का मूल्यांकन। यह स्वीकार करना होगा कि लॉर्ड लॉरेंस की नीति आक्रामकता की नीति न होकर जागरूक एवं यथासंभव हस्तक्षेप की नीति थी। भविष्य के इतिहास ने इसी नीति को योग्यतम सिद्ध किया है। जब अंग्रेजों ने अपनी या उसकी नीति का परित्याग करके लॉर्ड लिटन के शासन में उग्र नीति को अपनाया तो उसने भीषण परिणाम निकले और द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। इसकी नीति का महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि आने वाले वायसराय ने भी कुछ इसकी नीति का महत्व इसी बात से सिद्ध होता है कि कुछ आवश्यक संसाधन एवं परिवर्तन के साथ उसकी नीति के अनुसार ही आचरण किया। फिर आते हैं भारत में अंग्रेज सरकार की उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की नीति का वर्णन कीजिए। अर्थात लॉर्ड लॉरेंस से करजन तक भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नीति। उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, एक ओर सिंध और पंजाब की उत्तर पश्चिमी सीमा और दूसरी ओर अफगानिस्तान की दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी सीमा के बीच बंजर, दुर्गम घाटियाँ, सघन वन एवं पहाड़ियाँ दर्रे हैं। इसमें स्वतंत्रता एवं युद्ध प्रिय वीर साहसी कबीले रहते हैं। ये सीमा क्षेत्रों में लूटपाट करते रहते हैं। पंजाब सिंध की लंबी सीमा सुरक्षित और निर्धारित भी नहीं है, इसलिए सीमा पर इन कबीलाई जातियों के उपद्रव एवं लूटपाट प्रायः होती रहती है। कुछ कबीले नाम मात्र के लिए अफगानिस्तान के अमीर के अधीन थे। प्रशासन के लिए सीमा प्रांत के कमिश्नरी एवं ब्रिटिश एजेंसी। सीमांत क्षेत्र में सुव्यवस्थित शासन के लिए कबीलाई को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने सन 1876 में हजारा, पेशावर, कोहाट के 3 जिलों को मिलाकर पेशावर की कमिश्नरी स्थापित की। इसके अतिरिक्त 3 दक्षिणी जिले जिसमें आते हैं बन्नू, डेरा गाजी खां और डेरा इस्माइल खां को मिलाकर डेरा जात की कमिश्नरी बनाई। अफगानिस्तान पर कड़ी दृष्टि रखने के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण के समय अंग्रेज सेना को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सन 1878 में उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में छोटी छोटी ब्रिटिश एजेंसी स्थापित की गई। लिटिन ने गिलगिट एजेंसी निर्मित की। 1892 में कुर्रम को एजेंसी बनाया गया। सन 1895-96 में मालकंद, बन्ना और टोची को ब्रिटिश एजेंसी स्थापित किया गया। बन्ना और टोची की ब्रिटिश एजेंसी स्थापित की गई। इन एजेंसियों में अंग्रेज सैनिकों की छावनी रहती थी। प्रशासन के लिए राजनीतिक अंग्रेज अधिकारी रहते थे। फिर आते हैं क्वेटा पर अधिकार, बलूचिस्तान में ब्रिटिश एजेंसी। क्वेटा का सामरिक और व्यापारिक महत्व रहा है। यहाँ के बोलन दर्रे से होकर कंधार होकर अफगानिस्तान पर आक्रमण किया जा सकता है। क्वेटा कलात के खान के अधिकार में था। सन 1854 में अंग्रेजों ने इस खान के साथ संधि की, जिसके अनुसार खान ने वचन दिया कि अंग्रेजों की पूर्व स्वीकृति के बिना वह किसी अन्य शक्ति के साथ संबंध नहीं रखेगा, संधि या समझौता नहीं करेगा। वह अपनी कबीलाई प्रजा को अंग्रेजी राज्य की सीमा में प्रवेश कर लूटने और उपलब्ध करने से रोकेगा। इसके बदले में अंग्रेजों ने 50,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की, परंतु खान ने इस संधि की अवहेलना की। फलतः अंग्रेजी राज्य सीमा पर आक्रमण एवं उपद्रव होने लगे। इससे 1876 में सैंडरसन को राजदूत बनाकर खान के पास भेजा गया और जोकोबाबाद की संधि की गई, जिसके अनुसार क्वेटा अंग्रेजों के अधीन आ गया, जिसके बाद बलूचिस्तान में ब्रिटिश एजेंसी स्थापित की गई। फिर आता है उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में अग्रगामी नीति का अनुकरण। लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा प्रतिपादित महान आक्रामकता की नीति लॉर्ड लिटन ने त्याग दी। उसने उग्र अग्रगामी नीति अपनाई। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ब्रिटिश राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ।
उसने गिलगित एवं क्वेता पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड लैंसडाउन, जो सन 1893 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र में विस्तार करने की नीति में विश्वास रखता था। वह अग्रगामी नीति का समर्थक था। इसने कबीलाई के दमन के लिए और सेना की द्रुत गति से आने जाने के लिए बोलन दर्रे पर रेलवे लाइन की योजना बनाई। इसने चमन को महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बनाना चाहा। रेलवे एवं तार लाइनों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया। इसने अफगानिस्तान का अमीर एवं कबीलाई दोनों ही रुष्ट हो गए। सन 1888 तक गोमल दर्रे के दक्षिण में बोरी एवं जोवर की घाटी तक अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। जब सन 1892 में कलात के खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तब उसका दमन किया गया और अंग्रेजों ने उसे बलपूर्वक सिंहासन से पृथक करके उसके पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया। कबीलाई क्षेत्र का विभाजन, जो कबीलाई क्षेत्र है उसका विभाजन। सन 1892 में अंग्रेज एवं अफगानिस्तान के अमीर अबू रहमान के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित कर दी गई। इस सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा गया। इस रेखा से कबीलाई जाति एवं सीमा क्षेत्र का विभाजन हो गया। चमन, वजीरिस्तान, कुर्रम, स्वात एवं सीमांत क्षेत्र अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गए। अंग्रेजों को पेशावर से वितराल तक रेल लाइन डालने की अनुमति भी प्राप्त हो गई। फिर आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, सन 1893 से 1899 तक। इसकी अग्रगामी नीति। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद लॉर्ड एल्गिन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह सन 1893 से 1899 तक पद पर रहा। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के प्रति उनकी सक्रिय अग्रगामी नीति अपनाई। उसने अंग्रेज सेना भेजकर चित्राल पर अधिकार कर लिया और वहां से राजा से संधि करके ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसने कबीलाई प्रदेश में कबीलियों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश एजेंसियां और सैनिक छावनियां स्थापित की। इससे स्वतंत्रता प्रिय सीमा प्रांत के कबीलों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं फैल गईं। इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं भी उभरी गई। फलतः कबीलाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 10 जून 1897 को टोची की घाटी में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट एवं उसके रक्षकों पर धोखे से आक्रमण कर दिया। अगस्त में काबुल नदी के उत्तर में निवास करने वाले मोहम्मदी ने विद्रोह किया एवं पेशावर जिले पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड एल्गिन ने बड़ी कठोर नीति से इन विद्रोह का दमन किया। अनेक कबीलियों के साथ अमानुषिक निरंकुशता का व्यवहार किया एवं सन 1898 में बड़ी कठिनाई से सीमा प्रांत में शांति स्थापित हो गई। लॉर्ड कर्जन और उनकी मध्यम मार्ग की सीमा नीति। लॉर्ड एल्गिन के बाद लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने सन 1899 से 1905 तक शासन किया। मध्यम मार्ग की नीति। कर्जन ने उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत क्षेत्र की वास्तविक समस्याएं एवं परिस्थितियों का अध्ययन किया। फलतः उसने उग्र आक्रमणकारी नीति एवं आक्रामकता की नीति दोनों के बीच का मार्ग अपनाया। उसने ना तो लॉर्ड लॉरेंस की नीति को अपनाया और ना ही लिटन या एल्गिन की सक्रिय अग्रगामी नीति को अपनाया। उसकी सीमा नीति को पीछे हटने एवं केंद्रित करने की नीति कहा गया है। पीछे हटने की नीति और केंद्रित करने की नीति कहा गया है। वह चित्राल, क्वेटा, गिलगित एवं वजीरिस्तान आदि जिन प्रदेशों में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, उनका त्यागना नहीं चाहता था, पर साथ ही सीमांत क्षेत्र में वह आगे भी नहीं बढ़ना चाहता था। उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के संबंध में उसके कार्य अधोलिखित हैं। पहला,
उसने धीरे धीरे से खैबर के दर्रे, कुर्रम की घाटी, वजीरिस्तान एवं अन्य कबीलाई प्रदेशों में स्थायी अंग्रेज सेनाओं को वापस बुलाया। इन सेनाओं के स्थान पर उसने अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित एवं संचालित कबीलाइयों की सेना रखी। इन सेनाओं पर उन प्रदेशों में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। इसने समूचे यातायात के लिए कबीलाई प्रदेशों में सड़कों एवं रेल लाइनों के निर्माण की व्यवस्था की। सड़कों एवं दर्रों को खुला रखने, शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने एवं अपराधियों को दंड देने के लिए अफगान कबीलों की आर्थिक सहायता देना प्रारंभ की। कबीलाई प्रदेशों में शस्त्रों के आयात पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। कबीलाई के आक्रमणों से भारतीय क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए विशेष पुलिस व्यवस्था की गई और कबीलाई प्रदेशों के बाहर कुछ सैनिक छावनियां स्थापित कर दी गईं। सीमा पर अंग्रेज सेनाएं तैनात कर दी गईं और कर्जन ने पठानों को आश्वासन दिया कि उनकी स्वतंत्रता का अंत नहीं किया जाएगा, परंतु यदि इन्होंने भारत पर आक्रमण किए तो उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाएगा। कर्जन ने सन 1901 में अंग्रेजों के अधीनस्थ सीमांत क्षेत्र को मिलाकर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का निर्माण किया। इसका क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मील था और इसे चीफ कमिश्नर के अधीन सीधा केंद्रीय सरकार के अधिकार में रखा गया था। कर्जन की इस व्यवस्था से सीमांत क्षेत्र में दीर्घकाल तक शांति रही। सैनिक व्यय में बहुत कमी हुई और 7 वर्षों में उसने केवल 2,48,000 पाउंड ही व्यय किए। फिर आते हैं सीमांत प्रांत में प्रशासनिक सुधार। अन्य प्रांतों की भांति इस उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार किए गए। सन 1932 में इस प्रांत को अंग्रेजी गवर्नर के अधीन कर दिया गया। प्रांत के लिए एक विधानसभा बनाई गई। सन 1947 में अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान के अधीन चला गया। लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। कर्जन की विदेश नीति को विस्तार पूर्वक समझाइए। लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति का विस्तार पूर्वक समझाइए। कर्जन की तिब्बत नीति की विवेचना कीजिए। लॉर्ड कर्जन की विदेशी नीति। कर्जन निश्चित ही साम्राज्यवादी था। उसके समय से पहली बार भारत की विदेशी नीति का निर्माण भारत के साम्राज्य के आधार पर किया गया था। अनेक अवसरों पर उसने ब्रिटेन की सरकार को भारतीय सरकारों के दृष्टिकोण से अपनी एशिया की नीति को निर्धारित करने के लिए बाध्य किया। कर्जन की विदेश नीति का दृष्टिकोण भारत की निकट की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था, वह मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व तक अपनी दृष्टि रखता था। इसका कहना था कि हम इन दूरस्थ प्रदेशों पर अधिकार तो नहीं कर सकते, परंतु यह अवश्य कर सकते हैं कि वहाँ हमारे मित्र राज्य हों। इस कारण उसकी विदेश नीति भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसने फारस तिब्बत तक को भी अपनी इस नीति में सम्मिलित किया था। पहले आता है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी में ब्रिटेन की रुचि 17वीं शताब्दी से थी। वहाँ पर एक साम्राज्य की स्थापना नहीं चाहता था, परंतु वह यह नहीं चाहता था कि किसी अन्य यूरोपीय राज्य का प्रभाव उस क्षेत्र में बढ़े। 19वीं शताब्दी में जर्मनी, रूस, तुर्की एवं फ्रांस ने उस ओर अपने कदम बढ़ाए, जिससे ब्रिटेन को इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को जमाए रखने की चिंता हुई। ब्रिटेन ने इस दिशा में जो प्रयत्न किए, कर्जन ने उन सभी में उसकी पूर्ण सहायता की और 1909 में स्वयं वहां जाकर फारस की खाड़ी में भारत सरकार की रुचि को स्पष्ट किया। फिर आता है सिस्तान का झगड़ा। 1902 में फारस एवं अफगानिस्तान में सिस्तान प्रदेश को लेकर झगड़ा हो गया। रूस इस मामले में हस्तक्षेप करके कुछ लाभ उठाने का अवसर तलाश रहा था। कर्जन ने अपने प्रतिनिधि मैकमोहन को भेजकर इस झगड़े का निर्णय करा दिया। फिर आता है तिब्बत। तिब्बत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयत्न वॉरेन हेस्टिंग के समय से प्रारंभ हो गया था, परंतु इससे कोई लाभ नहीं निकला।
1890 में चीन के साथ जो तिब्बत को संप्रभुता का दावा करता था, एक समझौता इस विषय में किया गया, परंतु तिब्बत ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन के आने के समय तक तिब्बत में कोई समझौता नहीं हुआ था। कर्जन ने जो पत्र तिब्बत के प्रधान दलाई लामा को लिखे, उनको बिना खोले हुए वापस कर दिया गया। उसी अवसर पर रूस ने दलाई लामा से संबंध स्थापित कर लिए और रूस ने तिब्बत को कुछ शस्त्रों की सहायता दे दी, जिससे कर्जन तिब्बत की ओर से आशंकित हो गया। इसी अवसर पर यह भी ज्ञात हो गया कि रूस तिब्बत की संप्रभुता के बारे में चीन से समझौता कर रहा है। रूस ने ब्रिटेन से इस बात का विरोध भी किया कि भारत सरकार तिब्बत में अपना कोई विशेष मिशन भेजे। 1904 में गृह सरकार की सम्मति लेकर कर्जन ने कर्नल यंग हेस्टलैंड को एक गोरखा सेना के साथ तिब्बत से बातचीत करने के लिए भेजा। तिब्बत ने उससे बातचीत करने से इनकार कर दिया। यंग हेस्टलैंड अगस्त 1904 में तिब्बत की राजधानी लहासा पहुंच गया। दलाई लामा भाग गए और अंग्रेजों ने तिब्बत को एक संधि करने के लिए बाध्य कर लिया, जिसके अनुसार तिब्बत ने 75 लाख रुपए क्षति के रूप में देना स्वीकार किया। वह धन 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करके देना था। इस धन की प्राप्ति की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने 75 वर्ष के लिए चुंगी घाटी को अपने अधिकार में कर लिया। तिब्बत ने अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की और तिब्बत ने वायदा किया कि वह किसी भी विदेशी शक्ति को अपने यहाँ रेल, तार एवं सड़क आदि बनाने की सुविधा नहीं देगा। बाद में गृह सरकार के हस्तक्षेप में युद्ध क्षति की धनराशि घटाकर 25 लाख रुपए कर दी गई और 1908 में अंग्रेजों ने चुंबी घाटी को छोड़ दिया, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि कर्जन ने तिब्बत में दृढ़ता से कार्य किया, उससे व्यापारिक संबंध स्थापित किए और वहां रूसी प्रभाव को बढ़ने से रोका। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर जहां भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती थीं, शांति स्थापित रखने की समस्या सर्वदा विद्यमान रही। विभिन्न कबीलाई जातियां सर्वदा अंग्रेजी शासन का विरोध ही नहीं अपितु पंजाब के मैदानों पर आक्रमण करके लूटमार भी करती थीं। वहां बंदूकों का अवैध व्यापार भी चलता था। इस विषय में विभिन्न नीतियां अपनाई गईं। इस विषय में सिंध की सीमा नीति एवं पंजाब की सीमा नीति पृथक पृथक थी। सिंध में इनक्लावियों के आक्रमण को रोकने के लिए चार्ल्स नेपियर ने सीमा पर किले बनाए, परंतु बाद में जॉन जैकब ने किले तोड़वाकर सैनिकों द्वारा घूम घूम कर सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था की। इसमें उसे सफलता भी मिली। पंजाब की सीमा पर दूसरी नीति अपनाई गई थी। प्रथम अंग्रेजों द्वारा कबीलियाई की सीमा में घुसने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। दूसरा, उन्हें चिकित्सा, व्यापार आदि सुविधाएं दी गई थीं। तृतीय, इन्हें धन देकर संतुष्ट रखने की नीति अपनाई गई थी। चौथा, अपराध करने पर उन्हें कठोर दंड देने की नीति अपनाई गई। इसके अतिरिक्त कबीलियाई से संबंध रखने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई थी। सुरक्षा के लिए सीमा पर किले बनवाए रखने, गुरखों, पठानों एवं सिखों की एक विशेष पंजाब पुलिस सेना तैयार की गई थी। इन उपायों से सीमा पर शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु तब भी सीमा की स्थिति कभी भी संतोषजनक नहीं थी। कर्जन ने अपने समय में इन समस्याओं की ओर गंभीरता से ध्यान दिया। उसने कबीलियाई की सीमा के निकट इन्हीं की एक सेना तैयार की, अपनी सीमा पर अपनी सेना एकत्रित की, सेना के आवागमन के लिए अनेक सड़कें, रेल बनवाई। 1902 में पेशावर में एक दरबार
किया गया, जिसमें सभी कबीलियाई सरदारों को बुलाकर समझाया गया कि अंग्रेज सरकार उनके प्रति शांति की नीति चाहती है, परंतु यदि इन्होंने इस नीति को स्वीकार नहीं किया तो वह उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाएगी। लॉर्ड कर्जन ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का एक नवीन प्रांत बनाया, बंदूकों के अवैध व्यापार को रोकने का प्रयत्न किया। यद्यपि कर्जन की सीमा नीति दोष रहित नहीं थी, परंतु फिर भी अपने समय में उसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर शांति स्थापित करने में पर्याप्त सफलता पाई थी। इसके साथ हमारी 3rd यूनिट भी कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।